फ्रेंचाइजी आपके साथ लेना चाहे या जोड़ना चाहे, वो क्यों सिर्फ तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस की फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े? तो सर यहाँ पे आपकी ओवरऑल जो वेलनेस ट्रीटमेंट कैसे काम आती है पेशेंट्स के ऊपर? ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, आयुर्वेदा है या नेचुरोपैथी है या योगा है, दैट इज़ फॉर दोज पीपल जो प्योरली डे टू डे सात्विक लाइफ जीते हैं या वेजिटेरियन हैं। आयुर्वेद तो सबको ट्रीट करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या मेडिसिन के भी क्या साइड इफेक्ट होते हैं या हो सकते हैं? तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का थॉट कैसे और कहाँ से आया? एवरी ग्रास रूट लेवल तक आयुर्वेद जाना चाहिए, हर इंसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर का अभी इंडिया में करंट मार्केट शेयर क्या है? 10.3 बिलियन $। व्हाई दिस स्पेसिफिक लोकेशन? हम लोग जब कहते हैं कि नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम लोग उनको नेचर में होना चाहिए। ऐसे मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे आपकी ट्रीटमेंट कैसे काम करती है? अनायासेन मरणम विना देनेन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। हमारे शास्त्रों में कितना सुंदर श्लोक दिया गया है। हमें बताया गया है कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करें तो सही में प्रार्थना में हमें भगवान को क्या बोलना चाहिए, किस चीज़ को मांगना चाहिए। पहली लाइन के बारे में अगर बात करूं कि अनायासेन मरणम, मतलब भगवान मेरी जब भी मृत्यु हो वो कष्ट रहित मृत्यु हो, मतलब मैं जितना भी जीऊँ वो निरोगी जीऊँ, स्वस्थ जीऊँ। आज के ज़माने में हमारी जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, जो हमारा जीवन चक्र बन चुका है, बहुत सारी बीमारियों ने हमें, हमारे समाज को, हम लोगों को घेर के रखा हुआ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ बोल लो, शारीरिक बीमारियां बोलो, वेलनेस मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बोल लो। क्या सॉल्यूशन है? क्या हमें सिर्फ ये इलनेस के बारे में ही हम इसमें आगे अंदर जाते रहेंगे? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इलनेस छोड़ के वेलनेस की तरफ आगे बढ़े, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि हम बीमारी ना पड़े? सो डेफिनेटली हमारे ही भारत देश का जो शास्त्र है आयुर्वेदा, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरोपैथी एंड अवर योग, तो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एंड योग। इट्स अ बहुत ही सुंदर जगह है कोल्हापुर सांगली हाईवे पे। आई फील सो गुड, सो सात्विक बीइंग हियर। इसके बारे में हम जानेंगे कि इलनेस छोड़ के हम वेलनेस की तरफ आके कैसे बढ़े। आज हम रूबरू होने वाले हैं तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस के जो फाउंडर एंड चीफ डॉक्टर अमोल पाटिल, हु इज़ दी MD आयुर्वेदा एंड 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका, और ही हैज़ क्योर्ड 10,000 प्लस पेशेंट्स रिलेटेड टू स्टमक, या जो भी आप बोल लो कि डायबिटीज़ से लेके कैंसर से लेके अलग अलग डिसीज़, लाइफस्टाइल डिसीज़ में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को क्योर किया है। इज़ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, पंचकर्मा। तो ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर अमोल पाटिल इज़ विद अस। सर, welcome to our show, and it's a wonderful location, wonderful property. Thank you. And सर, आज आपके बारे में और तपस्या के बारे में सर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जाननी है। तो सर आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ज़रूर। थैंक यू। तो सर सबसे पहला तो क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का थॉट कैसे और कहाँ से आया? आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी जैसे जो साइंसेस हैं, उसके आप अगर पूरे भारत में सेंटर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत गिने चुने सेंटर्स हैं पूरे भारत में, जबकि ये हमारा खुद का साइंस है और इसका जितना बोलबाला होना चाहिए था, जितना प्रचार होना चाहिए था, और ग्रास रूट लेवल तक हर इंसान के पास इसको जिस ऑथेंटिक वे से पहुंचना चाहिए था, वैसे अभी तक तो पहुंचा नहीं है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हमें लगता है कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी जैसे जो साइंसेस हैं
वो हर किसी को उसका लाभ मिलना चाहिए और हर किसी तक उसकी सेवाएं बहुत ऑथेंटिकली जानी चाहिए। मतलब आप ये पूछेंगे कि आप क्यों बार बार ऑथेंटिकली बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में आयुर्वेद और योगा का नाम लोगों के जुबां पे है, वो वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन जिस तरीके से उसको पहुँचाया गया है या फिर जा रहा है, प्रोबेबली वो सही तरीका है कि नहीं वो डाउटफुल है। इसलिए जो आयुर्वेद के क्वालिफाइड वैद्य है, जो आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी से रिलेटेड जिन लोगों ने उसकी पढ़ाई की है, जिन लोगों ने उसका डिग्री लिया हुआ है, वो लोगों का ये काम बनता है कि उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए और अपने ही देश में उसको पहले बड़ा बनाया जाए और तब हम जाके ग्लोबली उसका प्रचार भी कर पाएंगे। सो विद दिस बेसिक थॉट हमने ये सेंटर महाराष्ट्र में पहला सेंटर शुरू किया। और ये बात भी है दूसरी कि आयुर्वेद का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब पूरा आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी का, वो मतलब लोगों के लिए एक बड़ा प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखेंगे कि छोटे छोटे सेंटर्स काफ़ी सारे हैं, हर जगह जाएंगे तो लोगों के दिमाग में शायद ऐसा इंप्रेशन भी हो जाता है कि फिर ये सारी चीज़ें जो है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, वो छोटी छोटी चीज़ें कर पाती हैं, बड़ी चीज़ों में इसका कोई रोल नहीं है। तो वो एक दिमाग से लोगों के हटना भी चाहिए। ये भी हमारा इंटेंशन है कि ये सारी साइंसेस एक मेजर इलनेस ट्रीट करने के लिए भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही इफेक्टिव है जितना एक प्रिवेंटिव साइंस को परफॉर्म करने के लिए है। सो दिस वाज द बेसिक थॉट कि लोगों तक आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी अच्छी तरह से पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो और उसका स्तर अपने समाज में ऊपर की ओर लाया जाए। तो अगर हम देखें तो एक बिगर पिक्चर, एक लार्जर पिक्चर के तौर पे आप लोगों को सर्व करना और लोगों को वो फील करवाना, जी, वो एक मेजर पर्पस था। ऑफ कोर्स मतलब ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप साउथ में जाएंगे इंडिया में, तो आप पाएंगे कि सेंटर्स ज़्यादा हैं, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। और Correct. जैसे ही आप मध्य भारत में और उत्तर भारत में जाएंगे तो वो अवेयरनेस वैसे कम है। मतलब मेरा जो डेटा का स्टडी है वो ये कहता है कि अराउंड 15 to 20% अवेयरनेस है आज की डेट में भी, जब हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद के लिए अच्छे दिन है या फिर आयुर्वेद के बारे में लोगों को मालूम है। उसके बावजूद 15 to 20% लोग ही सिर्फ अवेयर है जो आज आयुर्वेद की ट्रीटमेंट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके चूज करते हैं या फिर उसकी तरफ जाते हैं। सो कंसिडरिंग दैट हमारे पास 80% पॉपुलेशन का स्कोप है जिनको इस तरफ लाना ज़रूरी है और जिनको ये लाभ देना ज़रूरी है। सो डेफिनेटली आपने जो कहा वो तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और जैसे मैंने भी स्टडी किया और आपसे भी बात हुई थी कि गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिकली मंत्रालय भी बनाया हुआ है और उसमें वो भी अपने कदम उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिल रहा होगा। ऑफ कोर्स मतलब पिछले 10-15 सालों में आयुष की मिनिस्ट्री बनी है, उसके चलते हुए काफ़ी सारे योजनाएं आयुर्वेद को बूस्ट करने के लिए, योगा को और नेचुरोपैथी को बूस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। सो ये सारी चीज़ें एक तरफ है और उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी का नाम बन गया है। तो कई सारे फॉरेन क्लाइंट्स आज भारत की तरफ ये देख रहे हैं कि ये आयुर्वेद का हब है, योगा का हब है। तो प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योगा डे बनाया, आयुर्वेद दिवस बनाया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंत्रालय की तरफ से सपोर्ट में होती हैं, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस पैदा होने में मदद होती है और इसको बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग मार्केट में या वर्ल्ड में ये जा रहा है कि भाई फॉर वेलनेस इंडिया इज द सॉल्यूशन एंड दैट इज मोर ऑफ आई वुड से प्री, आप स्टेज पे जब आप वेलनेस की बात करते हैं कि आप बीमार ही ना पड़ो, आप शायद ऐसा कुछ करना है तो इंडिया इज द हब। और आने वाले समय में वो होगा भी, इसका मुझे मतलब 100% एश्योरेंस है, कॉन्फिडेंस है। बेसिकली आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी जैसे जो सिस्टम्स हैं, इसका पहला मोटो है प्रिवेंशन।
मतलब स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। मतलब स्वस्थ आदमी का स्वास्थ्य को पहले बनाए रखो, वो पहला है। उसको बीमारी पड़ने मत दो। तो उसके लिए उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका खान पान कैसा होता है, उसके लिए बीमार ना पड़ने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के क्या मेथड्स हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। आपको दूसरी और एक बात बताता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये तो हो गई प्रिवेंशन की बात, लेकिन ये सारी एंशिएंट साइंसेस यहाँ तक रुकी नहीं है। ये हेल्थ प्रमोशन का भी इसमें एक फंडा है। मतलब आप जो समझो आप फिट है, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई गलती हो गई खाने पीने में, लाइफस्टाइल में, तो आप बीमार हो सकते हो। अब गलती करने के बावजूद भी आप बीमार नहीं होने चाहिए, इसके लिए भी एक प्रावधान है, उसको हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। वो भी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई है। सो ये इसकी खासियत है। तो डेफिनेटली एक प्रिवेंशन तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इस माध्यम से प्रिवेंशन तो होगा ही होगा। पोस्ट कोविड लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि अगर हम किसी सीरियस बीमारी से जूझते हैं और कोई सीरियस बीमारी होती है तो जान तो दांव पे लगी रहती है। और ना कि जो लोगों की हेल्थ फिर भी बरकरार है, उनको पोस्ट कोविड कितने बीमारियों का शिकार होना पड़ा है, कितनी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, वो भी समझ में आया है। तो इसलिए वेलनेस और जो एक प्रिवेंटिव हेल्थ जो है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस अब लोगों को सामने आया है। और उसका एक बड़ा परसेंटेज भी बढ़ गया है। लोगों के कदम उस तरफ जा रहे हैं। पीपल आर मोर अवेयर कि मुझे कौन सा फल खाना चाहिए, कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, मेरा डाइट कैसा होना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल में कुछ गलत है मेरी लाइफस्टाइल में तो मुझे क्या सुधार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पोस्ट कोविड बहुत हद तक चेंज हो गया है। और डेफिनेटली बिकॉज हमारे पास आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी जैसे साइंसेस है, इसलिए वर्ल्ड में हम आने वाले दिनों में वेलनेस के लिए लीडर्स बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अबाउट दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट तपस्या। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कोल्हापुर सांगली रोड पे एकदम आइसोलेटेड स्पेस पे आपने ये लोकेशन चूज किया है, उसका क्या कारण? पहला तो ये है कि ये प्रदूषण से दूर है, सिटी के अर्बन एरिया से। हम लोग एक देहात के बाजू में हैं। दूसरी बात है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ग्रीन और नेचुरल है। तीसरी बात, ये अर्बन नॉइज से दूर है। यहाँ पे नेचुरली शांति ज़्यादा है, पंछियों की आवाज़ है, पेड़ों की आवाज़ है, हवा चलती रहती है। सो हम लोग जब कहते हैं कि नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम लोगों को नेचर में होना चाहिए। तो नेचर को हमें महसूस करना चाहिए, वो एक बड़ा ट्रीटमेंट है। आज आपको शायद डेटा पता होगा कि 50% लोग, मतलब 2 में से 1 आदमी, एक औरत आज स्ट्रेस से जूझ रहा है, और इतना बड़ा स्ट्रेस का फैक्टर बन गया है। तो ऐसे समय जब तक आप अपने रूटीन से कट ऑफ नहीं होते हैं, उस जगह से हटते नहीं हैं, उसी शोर, उसी ट्रैफिक से जब तक बाजू नहीं आते हैं, और पूरी तरह से जब तक आपका एक लाइफ थोड़ा सा थम नहीं जाता है, थोड़ा स्लोनेस नहीं आता है, आप स्ट्रेस से दूर नहीं हट सकते हो। तो जब आप यहाँ पे एंटर करते हो, उसी टाइम पे आपका 50% स्ट्रेस खत्म हो जाना चाहिए। दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सर, आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कहीं कनेक्ट होने के लिए कहीं से आपको डिसकनेक्ट होना पड़ेगा। सो यू राइटली एक्सप्लेन एंड आई कुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये लोकेशन आपने क्यों सिलेक्ट करा है। सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दिस सेंटर, कहीं ना कहीं पहले ऐसा लगता था कि इट इज़ लिमिटेड टू आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पर सर आई कुड रियलाइज यहाँ आने के बाद सर इट इज़ एक्चुअली नॉट लिमिटेड टू आयुर्वेदिक, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एज वेल एज योगा इनटू इट। तो सर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, उसके बारे में कुछ बताइए। आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी सभी के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं अलग अलग। जैसे आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डाइट का भी ख्याल रखता है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली उसके अपनी मेडिसिन्स
की बड़ी जिसको कहते हैं खजाना है आयुर्वेद के पास मेडिसिन का। मतलब आप जब डिटॉक्सिफाई होते हो, फिर आपका खाना पीना सही तरीके से बनता है, उसके साथ साथ जब आप मेडिसिन का सपोर्ट रखते हैं, तो हेल्थ का जो मैंने अभी बताया कि प्रिवेंशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्रमोशन भी इम्पोर्टेंट है, वो होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, जैसे किसी को बीमारी है तो बीमारी को बाद में मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए मेडिसिन तो ज़रूरी होता है। सो वो आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है। अब जब हम इसको एक प्रकार के फिजिकल फिटनेस की या फिर फिजिकल एक्टिविटी का साथ देना चाहते हैं, तो उसमें बेस्ट है योगा। मतलब आसन जो है, प्राणायाम जो है, और उसकी जो फिलॉसफी है, योगिक फिलॉसफी जो है, वो बहुत मैटर करती है मेंटली आपको फिट रखने के लिए। तो एक है कि आपकी बीमारी कम हो, जिसमें आयुर्वेद ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा है कि आपका फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस बना रहे, तो उसके लिए योगा ज़्यादा हेल्प करता है। नेचुरोपैथी में बिना मेडिसिन यूज़ किए नेचर की हेल्प से हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी है, एयर थेरेपी है, इन चीज़ों को यूज़ किए हुए यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद भी वो एक आदत बनती है हमारी कि हर चीज़ में हम नेचर कैसे ढूंढे, हर चीज़ में हम अपने फिटनेस के लिए, वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए जो भी करते हैं वो नेचुरल कैसे हो, वो एक नज़रिया बनाता है। तो जैसे हम लोग कहीं गए हो, तो उस एरिया में क्या उगते हैं, कौन से फल उगते हैं, उस सीज़न में कौन सी सब्जियां आती हैं, कौन से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, इसको अगर हम नेचर में देखते रहें तो वो गलतियां नहीं करेंगे। नहीं तो मार्केट तो आपको सब कुछ सब सीज़न में देने के लिए बैठा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सब सीज़न में सब कुछ खाना चाहिए। इसीलिए नेचुरोथेरेपी या फिर नेचुरोपैथी की जो थेरेपीज़ हैं, वो इस तरफ से हेल्प करती हैं। ना कि यहाँ तक भी सीमित नहीं है, हम लोग ज़रूरत पड़ने पर एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक्यूपंक्चर भी करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं, मैग्नेट थेरेपी करते हैं, ज़रूरत पड़े तो साउंड हीलिंग करते हैं। सो ये जो सारी अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग इसको एक जगह पे कैसे लाया जाए, ताकि किसी भी वेलनेस या फिर इलनेस ट्रीटमेंट के लिए जो ताकत लगनी चाहिए एट अ टाइम, वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हम उस पे लगाएं और बीमारी को जल्द से जल्दी ठीक करें, और आपके फिटनेस का स्तर भी और ऊंचे लेवल पे लिया जाए, ताकि हमारा सक्सेस इसमें है कि आप एक दिन मेडिसिन फ्री हो जाए, ना कि मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाए। तो ये हमारा इंटेंशन है, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक ही अंडर वन रूफ लाने के लिए। तो सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया तीनों का कॉम्बिनेशन जो आपने बताया, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड योगा, जिसमें आप 360 डिग्री लेवल पे काम कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, ना सिर्फ उनकी बॉडी, इवन उनके ऑर्गन्स और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। सो आई वुड से मन, शरीर और आत्मा, विच इज़ अ 360 डिग्री एफर्ट। सो आई रियली एडमायर दैट एफर्ट। सर, अभी आज के समय में डायबिटीज़ से लेके, कैंसर से लेके, हार्ट डिसीज़, ऐसी काफ़ी लाइफस्टाइल डिसीज़ बहुत बढ़ चुकी है हमारे यहाँ पे, हिंदुस्तान में स्पेशली। तो सर, यहाँ पे आपकी ओवरऑल जो वेलनेस ट्रीटमेंट कैसे काम आती है पेशेंट्स के ऊपर? सो ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो आज कैंसर, स्ट्रेस, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ऑटोइम्यून डिसीजेस लाइक इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इसका स्तर बहुत बढ़ गया है। और आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी जैसी जो सिस्टम है, वो पहले तो लाइफस्टाइल करेक्शन में बिलीव करती हैं। मतलब आप कितने बजे सुबह उठते हो से लेके आप कितने बजे सोते हो, आपका दिन का टाइमलाइन कैसे होता है, काम का तरीका क्या होता है, और ये करते करते आपको ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब लोग क्यों ये जीवन बताते हैं, क्योंकि हम सुखी रहे, और फिर उस सुख की व्याख्या हमारी क्या है और हम उसको कैसे पाए, ये थॉट हमेशा इन चीज़ों में रहता है। सो इसको करने के लिए ये सारा सिस्टम बना हुआ है। तो जैसे कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम, मतलब जैसे हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीज़ों को अगर पाना है ज़िंदगी में, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट मूल है आरोग्य। और जब हम निरोगी है, स्वस्थ है, तभी हम इन चीज़ों को पाएंगे। इसलिए
लाइफस्टाइल को बरकरार रख के, हम लोगों का डाइट को अच्छे से रख के जितना हम करेंगे उतना हमारा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। और फिर यही अपनी ट्रीटमेंट की मॉडलिटी बन जाएगी, यही अपनी आदत बन जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको ये बताऊं तो आज भी आप हमारे देहातों में जाओगे तो लोग सुबह करीब 4 या 5 बजे उठ जाते हैं। उनका एक्सरसाइज हो जाता है, वॉकिंग हो जाता है, 6 बजे के आसपास उनका काम शुरू हो जाता है, खेतों में जाना पड़ता है, और 8-9 बजे के आसपास उनका अच्छे से ब्रंच हो जाता है। बराबर, ये लाइफस्टाइल आज भी है जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है। जब आप उल्टा अर्बन एरिया में जाओगे तो लेट नाइट सोना ज़्यादा होता है, फिर सुबह लेट उठना, फिर एक्सरसाइज अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से करो। कुछ लोग दोपहर को करते हैं तो कुछ लोग रात को करते हैं, तो एक सर्कैडियन रिदम जो होता है वो फॉलो नहीं होता है। और आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हमको टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा एक कोटेशन है आयुर्वेद में, जगत काल वशः सर्व काल सर्वत्र कारणम। मतलब ये जो पूरा जगत है ये काल के वश में है, तो टाइम को हमें इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और दूसरा बताया गया है कि कालो ही नाम भगवान, काल को भगवान माना गया है। इतना हमें टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको भगवान मानना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं, टाइम इज इक्वल टू हेल्थ, टाइम इज इक्वल टू मनी। तो हम लोग टाइम को रिस्पेक्ट करें और उस लाइफस्टाइल को हम लोग ऐसे बरकरार करें, तो जनरली ये होता है कि हम लोग जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं पेशेंट को या फिर किसी हेल्दी इंडिविजुअल्स को, तो वो कभी भी मेडिसिन नहीं रहता है। तो मेडिसिन के साथ उनका खाने पीने का पूरा डाइट चार्ट रहता है, उसके साथ उनका लाइफस्टाइल चार्ट रहता है, उनका योगा चार्ट रहता है, और मेंटल वेलबीइंग का एक चार्ट रहता है। सो ये सब कुछ मिला के हमारा प्रिस्क्रिप्शन बनता है। दैट बिकम्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आप मुझे ये बोलो कि मुझे ये बीमारी हुई है, मैं क्या खाऊं, आपको जो मन करे खाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो आपके लिए जो सुटेबल है वही आपको खाना चाहिए। दिस इज हाउ द ओवरऑल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज डन। सो मतलब आप बीमारियों के रूट में जाके उस पर काम करते हैं, और ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, आजकल यंगस्टर्स में जैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हैं, कैंसर के प्रॉब्लम्स भी हैं, उसका भी आप सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट क्योर करके आप देते हैं। तो सर कुछ ऐसे रियल केस स्टडीज़ विच यू कैन शेयर विथ अस? ऑफ कोर्स काफ़ी सारे हैं, उसमें मैं आपको गिने चुने बताता हूँ। जैसे मेरे एक पेशेंट थे जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एक्सरसाइज नहीं होता था, खाना पीना अपने हिसाब से होता था, चटपटा खाने की ज़्यादा आदत थी, और एक बैकग्राउंड भी ऐसा था कि जैसे एक मारवाड़ी फैमिली से है तो मीठा खाने की ज़्यादा आदत थी। सो हमने यहाँ पे पहले 10 दिन पंचकर्म कराया, एंड उसके बाद उनको हमारे योगा और डाइट पे 3 महीना 3.5 महीना उनको रखा। सो विद इन 3 मंथ्स उन्होंने करीब 15 किलो वजन लॉस किया, वेट लॉस किया हुआ है। तो नाउ ही इज़ वेरी वेल मेंटेनिंग। अब वो कहते हैं ना कोई तकलीफ है। और पहले जो एक आदत थी, मतलब मैं समोसे देखूं तो 4 समोसे खा लूँगा, दही वड़े खा लूँगा, तो वो कोई कंट्रोल नहीं था या फिर उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं था। अब ऐसा नहीं है। अब वो कहते हैं कि मैं अब अपने हिसाब से खाता हूँ। मैं अगर पार्टी में भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मुझे मेन कोर्स नहीं खाना है, मुझे सिर्फ सूप पीना है, मुझे इतनी भूख है तो मैं स्टार्टर्स और सूप पी लेता हूँ। सो क्योंकि ये डिसिप्लिन हम उनको बना के देते हैं कि आपको अगर पार्टी में जाना है तो आप क्या खा सकते हो, आप किसी फंक्शन, फैमिली फंक्शन में जाते हो तब आपको क्या खाना चाहिए, आप ट्रैवल कर रहे हो तब आपको क्या चुनना चाहिए। तो इतनी बारीकियों से जब हम किसी भी डाइट को समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं रहते हैं कि नहीं वो फंक्शन था इसलिए मैंने वो खाया, तो मैं वहाँ गया था, दोस्तों के साथ गया था इसलिए। वो ऐसे होता नहीं है और वो आपकी आदत बनती है। अब वो होता ऐसा है उनका, मुझे ये कहना, जो पहले तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अब वो लोग उनको पूछते हैं कि
अच्छा मेरे को भी बताओ कि मैं क्या खाऊं, तो ये उल्टा हो जाता है। वैसे ही डी एडिक्शन के कई सारे केसेस हैं, स्पेशली ड्रग डी एडिक्शन के, अल्कोहल डी एडिक्शन के केसेस हैं हमारे पास, जो मेनली यूरोपियन रीजन से आते हैं। यंग क्लाइंट है यहाँ, जो जो डोमेस्टिक है, 20-25-30 साल की उम्र के लोग हैं। उनको हम कम से कम 1 महीना से 2 महीना यहाँ पे रखते हैं और पूरा क्लींजिंग का ट्रीटमेंट होता है, प्रोसेस होता है, उनका बहुत अच्छे से काउंसलिंग होता है। वो बच्चे आज इस जोन में क्यों जा रहे हैं, कौन उनको एक्सपोजर दे रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, उनको इस बारे में पता नहीं होता है, या फिर उनको इस बारे में एजुकेट नहीं किया होता है। और फिर वहाँ से उनको पीछे कैसे लाया जाए, फिर वो क्रेविंग कैसे कम हो जाए, एंड उसके बाद फिर हम उनको उनका हैंड होल्डिंग करते हैं। 9 महीने से 1 साल तक हम उनको हमारे लूप में रखते हैं, ताकि उनका जो मेडिसिन देना चाहिए, उनका जो क्रेविंग कम करने के लिए, उनको जो टाइम टू टाइम वापस काउंसलिंग करना चाहिए, उनका खाना पीना, सेहत और फिजिकल फिटनेस अच्छा रहने के लिए योगा क्या करना चाहिए, और एवरी वीक उनका फॉलोअप रहता है हमारे साथ। एवरी वीक दे हैव टू अपडेट अस कि आपने क्या किया इस हफ्ते में। सो वो उनको अपने रास्ते से हटने नहीं देता है, और वो डी एडिक्शन में बहुत बड़ा मदद करता है। और एक एग्जांपल दूंगा आपको डायबिटीज़ के केसेस के बारे में, कि कई सारे लोगों का हमने इंसुलिन पूरी तरह से बंद कर दिया, एलोपैथी मेडिसिन की डिपेंडेंसी बंद कर दी, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हम लोगों ने उनको शिफ्ट किया। उसका भी ऐसा ही प्रोटोकॉल है, पहले पंचकर्म करना होता है एंड देन बाद में उनको एक प्रॉपर मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायबिटीज़ के केसेस में, क्योंकि डायबिटीज़ में हमको मेटाबॉलिज्म को करेक्शन करना होता है, ना कि शुगर लो करना होता है। और मेडिसिन जो मेटाबॉलिज्म को करेक्शन करती है, उसमें आयुर्वेद जैसा कोई है नहीं। और उसके साथ जब हम योगा का ये करते हैं, मतलब सपोर्ट लेते हैं, मेरे तो कुछ पेशेंट का ऐसा अनुभव है कि योगा की वजह से उनकी शुगर फॉल होने लगी, फिर हमको मेडिसिन बंद करनी पड़ी, और सिर्फ योगा से ही उनका अभी शुगर कंट्रोल में है। सो ये है। फिर ऑटो इम्यून डिसीजेज जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा सपना है कि हम भारत का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, कि जिसमें आईबीएस जैसी बीमारी है, सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां, आजकल यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, ये सारी ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, और इनका हम बहुत सक्सेसफुली इलाज करते हैं। मोर देन 500 केसेस हमने इस साल में किए हैं सिर्फ आर्थराइटिस के। तो ऐसे सारे केसेस के अपने पास बहुत सक्सेसफुल स्टडीज हैं। एक्सेलेंट। मतलब लाइफस्टाइल जो डे टू डे आप पूरा चेंज करते हैं 360 डिग्री उस पर काम करके, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस पे भी आप, जैसे डायबिटीज से लेके हार्ट से लेके, और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ड्रग एडिक्शन पे भी आपने काम किया है, कैंसर जैसी चीज़ों पे भी आपने काम किया है। सर एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा यहाँ पे, कि जैसे आज की तारीख में जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, इट हैज़ नॉट इम्पैक्टेड आवर ओनली फिजिकल हेल्थ, समवेयर डाउन द लाइन इट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट ऑन आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। खास करके आज की तारीख में जो स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी रहे हैं, सो पीपल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन काइंड ऑफ चीज़ें, या तो पार्शली या तो काफ़ी लेवल पे वो जाते हैं। तो सर ऐसे मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे आपकी ट्रीटमेंट कैसे काम करती है? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, क्योंकि हर कोई जूझ रहा है स्ट्रेस से, और एक क्या कहते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों को एक फिलोसॉफिकल क्लैरिटी नहीं आ रही है अबाउट द लाइफ, और प्रोबेबली पॉपुलेशन का एक फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड उससे ज़्यादा है कि सी लग्जरी हैज़ नो लिमिट्स। और इसलिए हमारा जो डेफिनेशन है सुख का, वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। बिकॉज एवरी टाइम, सपोज मेरे पास आज एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें ये टेक्नोलॉजीज हैं, 2 साल में बहुत अपग्रेडेड नया वर्जन आ जाता है, मुझे वो चाहिए होता है। सो देयर इज नो एंड टू द लग्जरी, एंड पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। हम लोग लग्जरी के पीछे नहीं भाग सकते हैं। हमारा जो स्तर है लाइफ का,
वो ज्ञान से बढ़ना चाहिए, वो इनोवेशन से बढ़ना चाहिए, हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन से बढ़ना चाहिए, हमारा रिचनेस उसमें आना चाहिए, हमारा रिचनेस क्वालिटी में आना चाहिए, ना कि क्वांटिटी में आना चाहिए। मतलब आज अगर हम ये कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम जो उगा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, रेसिड्यू बहुत ज्यादा है, तो हम क्वालिटी फोकस कहाँ पे है? सो ये मैंने बहुत बेसिक बताया इसलिए क्योंकि ऑल दिस इज लिंक्ड टू द स्ट्रेस। आप छोटे बच्चों को, स्कूल में जाने वाले बच्चों से लेके फार्मर से लेके जो आज रिटायर्ड भी हो चुके हैं वो भी स्ट्रेस्ड है। आप पूछो किसी से कि उनका स्ट्रेस का कारण क्या है, एंड देन ग्रेजुअली व्हाट वी हैव सीन इज नाउ द स्ट्रेस हैज बिकम एन हैबिट। जरूरी नहीं है कि आपके पास वैलिड रीजन ही हो स्ट्रेस्ड होने के लिए, लेकिन आपको अब आदत हो गई है कि मुझे स्ट्रेस की आदत है तो मुझे स्ट्रेस रहना है। अगर मैं स्ट्रेस ना रहूं तो शायद मुझे वो बेचैनी हो जाती है। मुझे आज किसी का स्ट्रेस नहीं है, मैं ऐसे ही खाली फ्री बैठा हूं तो उसकी एंजाइटी होती है। ऐसे थोड़ी हो सकता कुछ है नहीं आज, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं टेंशन लेने को कुछ है नहीं आज। सो ये तो एक आदत की बात हो रही है। उसके अलावा स्ट्रेस पहले डेवलप होता है हम एक टाइम बाउंड की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने जो भी कुछ करना डिसाइड किया है उसको अगर टाइम का एक ये है, लिमिटेशन है, मतलब उसी टाइम में उसको करना है, तो पहले तो एक उसमें क्रिएटिविटी निकल जाती है। तो पहले ये होता है कि मुझे काम खत्म करना है, काम करना है, कैसे करना है वो नहीं रहता है, काम खत्म करना है। आप बच्चों को पूछ लो कि पढ़ाई की, तो बच्चे बोले हाँ मैंने ये खत्म किया, मैंने ये पढ़ के खत्म किया, मैंने ये लिख के खत्म किया। वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये समझ लिया, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। आप किसी ऑफिस जाने वाले, जॉब करने वाले इंसान को पूछ ले आपका काम का, नहीं आज मैंने इतना काम खत्म किया। सो एवरीबडी इज बिहाइंड फिनिशिंग द वर्क, नॉट एंजॉइंग द वर्क, क्योंकि वो एक तो प्रोबेबली वर्क लोड भी इतना ज्यादा हो गया है और एक टाइम का जो फैक्टर है वो काम कर रहा है, इसके वजह से स्ट्रेस बहुत ही अलग लेवल पे गया है। अब इसको मैनेज करने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइफ एंड द क्यों हम जी रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, और इसको, इस सफ़र को हमको कैसे बनाना है, इसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, योगिक फिलोसॉफी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मतलब आप अगर योगा में देखेंगे तो पहले आता है यम और नियम, उसके बाद आता है प्राणायाम आसन, उसके बाद आता है, मतलब यम नियम आपको लाइफ के रूल्स बताता है, आपको लाइफ की फिलॉसफी बताता है कि आपको किस तरीके से जाना है, उसके बाद वो सब इम्पोर्टेंट है। तो एक फिलॉसफी की बात हो गई। दूसरी बात है आपका क्लींजिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब कितना भी आप कर लो तो स्ट्रेस की वजह से, आपके ओवरऑल खाने पीने की वजह से एक बात होती है कि शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो जो केमिकल्स पैदा करते हैं वो केमिकल्स आपके मन के साथ खेलते हैं अननोइंगली, एंड देन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। इसलिए वो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना, क्लींजिंग होना, ये बहुत जरूरी है। जब तक वो क्लींजिंग नहीं होगा तब तक उस केमिकल का अगर लेवल कम नहीं होगा तब तक आप चाहे जितना कर लो वो आपके साथ खेलता रहेगा और वो स्ट्रेस मेंटेन होता जाएगा, वो एंजाइटी आती जाएगी। इसलिए वो डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी होता है। तीसरा है मेडिसिन का जो रोल है। मतलब ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन जो होता है वो मतलब मैं कहीं पे ये नेगेटिव पॉजिटिव बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर टाइम आप देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होना चाहिए वो होता नहीं है, एंड देन काफी सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के ज्यादा होते हैं। फिर लोग ड्राउजी फील करते हैं, दिन भर सोने का मन होता है। एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रहा है वो सॉल्व नहीं होता है। तो उन केमिकल्स को ट्रीट करके हर्बल मेडिसिन जो सेफर है, जो आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, ऐसे मेडिसिन की सपोर्ट की जरूरत पड़े, और ऐसा मेडिसिन भले ही लॉन्ग टर्म लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो फूलों से बनती है, उनको फ्लावर मेडिसिन कहते हैं या फिर बैच फ्लावर कहते हैं।
उनका बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए या फिर एनी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के लिए। फिर आता है रेगुलरली आप प्राणायाम करो, फिर आप आसन करो, जिससे आपका मन हमेशा स्थिर रहे। जब आपका मन स्थिर है तब आपका डिसीजन में गलती नहीं होगा। जब आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे तब आपको हर चीज में सक्सेस मिलेगा, जो आपके बैक ऑफ द माइंड को, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा। जब आप काफी सारी चीजों में चूक जाते हो, उसका परिणाम आपको गलत नेगेटिव आने लगता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्रस्ट्रेटेड रहता है। वो आपको कभी अंदर से खुश रखता नहीं है या फिर खुश होने के लिए मदद नहीं करता है। तो उसको सेटिस्फाई करना है तो आपके डिसीजंस गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए मन हमेशा स्थिर होना चाहिए और उस सक्षम होना चाहिए कि हर चीज को आप हर एंगल से देख पाओ और बाद में उसका निर्णय ले पाओ। यही चीज हमारे इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम में होती है। उसमें फिर डिटॉक्सिफिकेशन एक पार्ट होता है, काउंसलिंग अलग अनदर पार्ट होता है, डाइट एंड लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट होता है, मेडिसिन का पार्ट होता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने जो बताया वो है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम को कैसे मैनेज किया जाए उसके अलग अलग तरीके होते हैं। उसके लिए हम लोग आजकल के मॉडर्न टेक्निक्स का भी बहुत सारा हेल्प लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड विद द आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी। जो भी नई चीज़ें हैं, जो भी इसमें टेक्नोलॉजी भी अगर हेल्प करती है तो हम इन सारी चीज़ों का हेल्प लेते हैं। तो सर आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। इनफैक्ट आपने सम अप भी किया बहुत अच्छे तरीके से कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे करते हैं एंड हाउ यू वर्क ऑन अ ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ अ मेंटल जो पेशेंट जो भी मेंटली चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सर इसके आगे एक और जो चैलेंज आज की तारीख में फीमेल जो फेस करते विमेन, क्योंकि उनकी भी लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है आज की तारीख में। मैनी विमेन्स आर घर भी संभाल रही है और साथ ही साथ या तो फुल टाइम जॉब या कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। सो दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बर्न आउट, और उनको काफ़ी फीमेल रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, लाइक जैसे पीसीओडी हो गया, मेनोपॉज रिलेटेड। उनको जो पहले शायद बहुत ईजी रहता था, अभी वो चीज़ें बहुत पेनफुल हो रही है। तो सर उसके लिए हमारे ट्रीटमेंट में ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप कवर करते हैं यहाँ पे आपके सेंटर में, एंड हाउ यू हेल्प दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स? सो आपने सही कहा कि पीसीओडी, इनफर्टिलिटी आज का एक बर्निंग इशू है। इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए अगेन लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है। तो उसको एक मोटा मोटा कहूँ तो पहले तो लाइफस्टाइल को करेक्शन करना ज़रूरी है। सेकेंडली स्ट्रेस को मैनेज करना, कि जो बढ़ा हुआ काम है उसको हम लोग को कैसे मैनेज करें। नंबर 3, साल में एक बार कम से कम डिटॉक्सिफिकेशन की पंचकर्म की ट्रीटमेंट करें। नंबर 4, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि स्पेशली वुमेन में एक्सरसाइज इज वेरी मच लैकिंग। या तो टाइम कम दे पाते हैं या फिर कर ही नहीं पाते हैं। तो रेगुलरली एक्सरसाइज की आदत शुरू से होनी चाहिए। मैं जो खासकर बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो मिडिल एज लोग हैं जिनकी बेटियां आज छोटी हैं, उनको ये कहूँगा कि आज से उनको एक्सरसाइज की आदत डालिए। या तो स्पोर्ट या फिर एक्सरसाइज उनका रेगुलर होना ही चाहिए, और उस आदत को उनको तोड़ने मत दीजिए। तो ये जब हम करते हैं तो वुमेन लाइफ को अच्छे तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। यही चीज़ें हम यहाँ पे भी करते हैं। नहीं, बहुत आपने बहुत रूट में जाके चीज़ों को बताया कि भाई जो टीनेज वाली एज से अगर वो फीमेल स्पेशली वो करते हैं तो बेनिफिट ये होगा बाय द टाइम शी गेट्स एडल्ट, एंड जब भी वो मतलब आफ्टर मैरिज दे आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तभी वो सब फिटनेस जो भी उसने मेंटेन करा है इट इज़ गोइंग टू हेल्प। एंड ये मैंने मेरे भी फैमिली में कहीं जगह देखा है जिन्होंने ये फॉलो किया है। उनको लाइफ में मतलब अबाउट दैट जो भी कोई प्रॉब्लम बहुत स्मूथ तरीके से चीज़ें पार हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट नॉलेज, एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प मैनी विमेन जो ऐसे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली दे शुड कंसल्ट यू। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज आयुर्वेद में गर्भ संस्कार को बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया है। मतलब कंसेप्शन से पहले से आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है, मेल पार्टनर को कौन से मेडिसिन लेने हैं, फीमेल पार्टनर को कौन से मेडिसिन लेने हैं। आजकल एक चीज़ आप
बहुत ज़्यादा देखेंगे कि एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, मतलब जिसमें आपके सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी बच्चा होने में तकलीफ होती है। इन चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिटॉक्सिफिकेशन की, पंचकर्म की मेथड्स। हमने अभी तक इन 2-3 सालों में कम से कम 58 केसेस सक्सेसफुली जो ट्रीट किए हैं। ऑन दैट एक्सपीरियंस में ये कहता हूँ कि वो लोग आंख बंद करके सिर्फ अपना जनरल हेल्थ को मेंटेन करें, मतलब उनको एसिडिटी है, खांसी सर्दी है या फिर कोई भी छोटी मामूली बीमारी है वो भी नहीं होनी चाहिए, इतना अपना हेल्थ बरकरार करो। उसके लिए आप पहले पंचकर्म करो और बाद में आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करो। हमने आज तक जितने भी केसेस किए हैं 100% सभी केसेस में वी हैव फाउंड द सक्सेस। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन खास तो मेरा ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मिथ है मानना कि जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, आयुर्वेदा है या नेचुरोपैथी है या योगा है, दैट इज़ फॉर दोज पीपल जो प्योरली डे टू डे सात्विक लाइफ जीते हैं या वेजिटेरियन है। तो बाकी लोग जो उनका डाइट इज़ डिफरेंट, लाइक मे बी दे आर नॉन वेजिटेरियन जो हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर के लोग भी, तो क्या उनके लिए भी चीज़ें कारगर हैं या कुछ ट्रीटमेंट ऐसे डिफरेंट होते हैं आपके? थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ करिए सर। तो आपने सही पूछा कि ये वेज नॉन वेज खाने के लिए क्या लिमिटेड है या फिर कोई एडिक्ट है तो उसके लिए लिमिटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। हर प्रकार के लोगों का ये रहेगा, मतलब कोई वेजिटेरियन रहेगा, कोई नॉन वेजिटेरियन रहेगा। आयुर्वेद तो सबको ट्रीट करता है। परफेक्ट है सर। तो देयर इज़ नो डिफरेंस, आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, हर लोगों की ट्रीटमेंट होती है। ये क्लैरिटी करना जरूरी है बिकॉज मैनी पीपल हैव दिस काइंड ऑफ मिथ, सो दिस ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। सर ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेदा नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट होती है, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू क्योर। तो कितने हद तक सही है? कुछ हद तक सही है, क्योंकि आयुर्वेद जनरली जड़ पे काम करता है, रूट को कट करने की कोशिश करता है। तो एक सिस्टमेटिक वे रहता है, पहले डिटॉक्सिफाई करो, फिर मेडिसिन दो, फिर इम्यूनिटी बिल्ड करो, ये उसके स्टेप्स रहते हैं। बट कोई भी बीमारी ठीक होना ना होना उसकी सिवियरिटी पे या फिर उसकी तीव्रता पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आपको सिंपल सर्दी खांसी या बुखार आ गया हो तो उसको तो मैं 2 दिन में ही ठीक कर दूंगा, लेकिन किसी को 5 साल पुरानी आर्थराइटिस है तो उसको शायद साल भर लग जाए। किसी को 10 साल पुराना डायबिटीज़ है तो उसको तो मुझे मेंटेन ही करना पड़ेगा। सो वो तो जैसे ही किसी भी मेडिकल साइंस में, जैसे आज के आधुनिक शास्त्र में भी, जैसे हर बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कुछ बीमारियों के लिए उनको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है। कुछ बीमारी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, जैसे कैंसर है। ऐसे ही आयुर्वेद में है। सिर्फ मुझे तो उल्टा लगता है कि लोगों को आने के लिए देर हो जाती है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए, इसलिए फिर बीमारी जो है और डीप रूटेड हो जाती है, इसलिए उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है या फिर टाइम टेकिंग हो जाता है। हाँ, क्योंकि चीज़ें आप जड़ से काम करते हो, उसके जड़ तक आप जाते हो, तो डेफिनेटली जब जड़ तक जाओगे, राइट, सिर्फ आप डालियों पे काम नहीं कर रहे, सीधा जड़ में जा रहे हो, तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि वहां से फिर वो क्योर होगा जो कहीं हद तक परमानेंट उसका सॉल्यूशन उसको देगा। दैट इज वाई इट टेक्स टाइम फॉर क्योरिंग द पेशेंट। और कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पीपल शुड थिंक ऑन अर्लियर स्टेज फॉर आयुर्वेदा, ताकि वो इतना हद तक प्रॉब्लम उसको फेस ही ना करना पड़े। बराबर है। अगेन टाइम मैटर्स, कि आज की कंडीशन में बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हो या और कोई रीजन हो, लोग टाइम निकालना नहीं चाहते हैं बीमारी के लिए। मतलब समझो आपको बुखार आया हो तो आप पहला आपका शायद प्रोबेबली ये रिएक्शन रहेगा कि चाहे मेडिकल शॉप में जाके क्रोसिन की गोली ले लो और उसको खा लो, पहले भी फीवर मेरा इमीडिएटली कम हो जाए। अगर आप एक दिन पूरा रेस्ट ले लें, ओढ़ के सो जाए, गर्म पानी पिए, थोड़ा सा लंघन करें और कोई मेडिसिन भी ना खाए, तो भी शायद दूसरे दिन तक आपका फीवर वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन आपको वो एक दिन नहीं निकालना है, वो प्रॉब्लम है। करेक्ट। सर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या मेडिसिन के भी क्या साइड इफेक्ट होते हैं या हो सकते हैं?
साइड इफेक्ट उसको कहते हैं जिसको मतलब मैं एक बीमारी को कम करूं और उसकी वजह से दूसरी बीमारी पैदा हो जाए। मतलब मैं एसिडिटी की गोली समझो खा रहा हूं, एसिडिटी हो रही है इसलिए, और उसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं साइड इफेक्ट, राइट। मैं नींद की गोली खा रहा हूं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो, उसको साइड इफेक्ट कह सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे नहीं होता है कि आप किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन ले रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद का टोटल साइंस है डायग्नोसिस के ऊपर बेस्ड होता है। आपका जांच होना, आपका डायग्नोसिस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिना डायग्नोसिस किए ऐसे ही आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए कोई भी दवा ऐसे ही ले लो और खा लो, ऐसे तो नहीं होता। आपको ये जांचना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन क्या है और उसके लिए सूटेबल मेडिसिन क्या है, और वो एक क्वालिफाइड वैद्य ही कर सकता है। अगर वो उस तरीके से लिया जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके कोई एडवर्स इफेक्ट हो। अदरवाइज प्रॉपर डायग्नोसिस करके आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन इसलिए वो डायग्नोसिस होना और आप उस सिस्टम से जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटी मैं एक समझ पा रहा हूँ कि जो गलत दवाइयाँ कई बार हम ले लेते हैं स्पेशली विदाउट कंसल्टिंग द एक्सपर्ट इवन टू इनटू आयुर्वेदा, राइट। और हमको शायद सेल्फ एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करने चाहिए जो कई बार हम घर पे सुन लेते हैं ना, तो वी शुड नॉट डू एक्सपेरिमेंट। आपने कहा ना इवन इनटू आयुर्वेदा, हाँ, तो इसका मतलब ही यही है कि जो मतलब पूरी तरह से जांच करके डायग्नोसिस करके मेडिसिन लेना चाहिए, ये रूल लोग आयुर्वेद के लिए लगाते ही नहीं है। ऐसा लगता है लोगों को कि इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है तो चलो हम लोग कुछ ट्राई भी कर ले पेपर में पढ़ के या फिर गूगल में देख के या फिर टीवी पे सुन के, या तो घर क्या में फर्क पड़ेगा। दादा को देखा था, पापा हाँ, को देखा था, उनसे सुना था, हाँ, मम्मी को सुना था, तो ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि शायद उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट, हाँ, उनकी हेल्थ कंडीशन वेरी डिफरेंट, तो उनके ऊपर वो जो चीजें काम कर रही थी शायद हमारे सिचुएशन हमारी लाइफस्टाइल पे वो दवा ट्रीटमेंट वैसे नहीं, बराबर नहीं इट इज काम वेरी करेगी। इंडिविजुअलाइज साइंस। करेक्ट। वो इंडिविजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है कि सी एप्पल अच्छा है कि नहीं ये सवाल नहीं है, एप्पल आपके लिए अच्छा है कि नहीं ये सवाल जरूरी है। जरूरी है। नहीं, आपने बहुत एकदम राइट एग्जांपल अपने के साथ इस चीज को समझाया। आज की तारीख में सर अभी एक जो लाइफस्टाइल लोगों की हो चुकी है, पुअर लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, वीक लाइफस्टाइल हो चुकी है, एवरी जनरेशन, ऑफ कोर्स स्पेशली द यंगर जनरेशन इज फेसिंग दिस अ लॉट इनटू इंडिया। तो सर उनके लिए क्या वन पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे? जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कहीं पे बिगड़ा हुआ है। मतलब वर्क के जो टाइमिंग्स हैं और उसकी वजह से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जो भी पेशेंट्स होते हैं जो मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं, उनका हमेशा ये कहना होता है कि मेरा खाना पीना कभी भी टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ। मुझे क्लाइंट की मीटिंग होती है तो क्लाइंट जो टाइम देता है मुझे उस टाइम पे जाना ही होता है। मेरे टाइम पे क्लाइंट को मैं बिठा नहीं सकता हूँ। ये सब आपकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो गई, लेकिन हर चीज़ का एक सॉल्यूशन भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। ओनली थिंग इज हमने उन सॉल्यूशंस की आदत नहीं डाली है। फॉर एग्जांपल, जब आपको पता है कि आपके दोपहर के खाने का कोई टाइम नहीं है तो आप हमेशा ये आदत डाल लो कि सुबह आप अच्छे से घर से ही खा के निकलो। दोपहर का डब्बा आप हल्का ले लो साथ में, जो आप 5-10 मिनट में कहीं पे भी पार्क में भी बैठ के खा सकें, और फिर शाम को आप आते ही खा लो, या फिर शाम का एक टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम पे आपको खाना ही है। ये बहाने होते हैं हमारे कि मैंने इसकी वजह से नहीं खाया, उसकी वजह से नहीं खाया, क्योंकि हम लोग उस वक्त उसी के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। थोड़ा सा हम लोग काम करते करते अगर हेल्थ पे फोकस बना रखें तो डेफिनेटली हम कंसर्न रहेंगे कि मुझे इस टाइम पे खाना है। या फिर मैं बाहर हूँ तो मेरे पास 2 चॉइसेस है, वहाँ पे समोसा भी है, वड़ा भजिया भी है, और दूसरी तरफ फ्रूट भी है। मैं क्या खाऊं ये मेरा चॉइस होता है। तो एक्चुअली वो मेरा चॉइस है, मैं क्या करूं। तो हमें वो चूज करना जरूरी होता है और उसकी आदत डालनी पड़ती है। वो आदत ही हमें सही लाइन पे ले जा सकती है और यही इसका एक अच्छे से सॉल्यूशन बन सकता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें सजग रहना है, या तो हमारी लाइफ डे टू डे लाइफ में, Yes. और अगर वो नहीं कर पाएंगे
तो दे शुड कम हियर मे बी आफ्टर एवरी 3 या 6 मंथ में। तो आप नो, दैट इज व्हाट इज इंटेंशन। जब हम अपने डे टू डे लाइफ में रहते हैं तब मैं कितना भी बताऊं तो ये सब सक्सेसफुली कर नहीं पाते हैं। तो लोग जब यहाँ पे आते हैं 8-10 दिन रहते हैं तब वो इस लाइफस्टाइल में ढल जाते हैं। अब तब उनको वो दिक्कत नहीं आती है घर जाने के बाद उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठना, सुबह योगा करना, चाय ना पीना, हर्बल ड्रिंक लेना, या फिर खाने में फ्रूट सैलड ही खाना, जूस पीना, या फिर खाने में कितने हल्के हल्के जो व्यंजन है वो खा के भी हम लोग जो मोटापन ना क्रिएट करें ऐसे। और ना कि वो ब्लैंड नहीं है, वो टेस्टी भी है। हमारे पास कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जाएंगे तो इतने सारे व्यंजन हैं, हेल्दी व्यंजन है, ना कि हमेशा तले हुए चीज़ों को ही आप ना देखें। उसके अलावा काफ़ी सारे व्यंजन हैं जिसको हम टटोलेंगे तो आपको आपके एक व्यंजन का शायद नंबर 1 महीने के बाद आ जाएगा। इतने हमारी पास वैरायटी है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ये करते हैं तो वो आदत जब पड़ जाती है तो वो करना भी आसान हो जाए। वही तो इंटेंशन है। करेक्ट, मतलब अगर कोई ट्रेनिंग का पार्ट भी है कहीं ना कहीं, अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहे अपनी डे टू डे लाइफ में तो यहाँ आने से उनको फायदा ये होगा 8-10 दिन में आप पहले तो डिटॉक्स करेंगे ताकि उनके अंदर की जो पुरानी प्रॉब्लम्स को आप दूर करें, प्लस उनको कहीं ना कहीं आप प्रोग्राम कर रहे हैं फॉर अ न्यू लाइफस्टाइल विच वुड हेल्प देम टू लिव दैट लाइफ फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ। फिर वो वापस से रिपीट कर सकते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से 2-5 टाइम में तो फिर दे विल हैव दैट रूटीन लाइफस्टाइल। करेक्ट, यही होता है, यही होता है। आपने एकदम सही कहा। तो सर अभी मार्केट शेयर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर का अभी इंडिया में करंट मार्केट शेयर क्या है एंड व्हाट डू यू फील अगले 5 से 10 सालों में मार्केट शेयर कितना हो सकता है? मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। जैसे आयुर्वेद वेलनेस सेक्टर जो है उसका मतलब जिसमें आप रिट्रीट्स जैसे हमारे जैसे सेंटर्स है उसका मतलब इसमें मैंने मेडिसिन पकड़ा नहीं है। ओके उसका टोटल आज का मार्केट शेयर है 10.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये 2024 का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। और ये 2033 तक एक्सपेक्टेड है बढ़े कि 42.2 बिलियन डॉलर्स का मार्केट साइज बनने वाला है। मतलब उसका आप 4 ग्रोथ times रेट देखेंगे तो CAGR 16.2 तक आता है। सो दिस इज द स्कोप। करेक्ट। एंड सर जैसे हमारा रिसेंटली एक डिस्कशन हुआ कि नाउ आप अपना ये जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप अपने तक सीमित ना रखते हुए यू आर कमिंग अप विद अ फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफ तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप इस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जो आपने 15 सालों में 10,000 से ज़्यादा लोगों को क्योर किया है, वेलनेस तक आप लेके आए हैं उनको, इलनेस से पूरा आप अपने तक सीमित ना रखते हुए आप उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ देना चाहते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग दिस बिजनेस ऑन फ्रेंचाइजी। बट सर यहाँ पे मैं फ्रेंचाइजी के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछना चाहूँगा कि एक तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस जैसा सेंटर खोलने के एक्चुअल में क्या क्या फ्यूचर एडवांटेज है जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि मतलब हम लोग यहाँ पे इस सेंटर में जैसे समझो आज का हमारा ऑक्यूपेंसी 30 है, 50 है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाके हम लोग 100 का ऑक्यूपेंसी यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन इससे मेरा जो एक विजन है कि एवरी ग्रास रूट लेवल तक आयुर्वेद जाना चाहिए, हर इंसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे जैसे काफ़ी सारे सेंटर्स होने चाहिए और उसके लिए हमने ये फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है ताकि ये सभी लोगों का इसके लाभ मिले। तभी आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी जैसी ट्रीटमेंट्स हर इंसान की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा, ना कि सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये हमारा इसके पीछे का उद्देश्य है। तो आप शायद मोटा मोटा जानते होंगे कि आज भारत ऑलमोस्ट डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। मतलब दुनिया में आज अराउंड 100 मिलियन लोग जो है डायबिटीज से जूझ रहे हैं। 136 मिलियन पीपल आर सफरिंग आर बीइंग प्री डायबिटिक। उनको पता भी नहीं कि उनको कल जाके डायबिटीज होगा। कितना बड़ा नंबर है। मतलब दुनिया के जितना पॉपुलेशन जो डायबिटीज से सफर कर रहा है उसमें से 25% लोग तो इंडिया में है। बराबर।
कैंसर के बारे में आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों में से 100 लोग आज कैंसर से जूझ रहे हैं। 100 लोगों को कैंसर है, इतना बड़ा नंबर है। उसमें से 5 में से सिर्फ 2 ही लोग बच सकते हैं, 3 लोगों की बचने की कोई शाश्वती नहीं है। स्ट्रेस, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर 2 में से 1 आदमी मतलब 50% लोग आज स्ट्रेस से सफर हो रहे हैं। अब ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रेस है, मेरे को स्ट्रेस है। ऐसे लोग जिनको स्ट्रेस की वजह से उनके शरीर पर उसका असर हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पे असर हो रहा है, ऐसे लोग हैं, उसका डेटा आज 50% है। सो इतना बड़ा नंबर है आज ये मतलब बीमारियों के इसमें, तो उसको ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और स्कोप भी है। एंजाइटी भी काफी लोगों का है। एंजाइटी तो मतलब 4% लोगों को एंजाइटी हो रहा है, इतना बड़ा नंबर है। सो इसकी वजह से, इस लाइफस्टाइल की वजह से और ऐसी कंडीशन की वजह से जो बीमारियों का स्तर है भारत में वो बहुत बड़े लेवल पे है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी भी हम लोग क्वालिटी में उस नंबर पे नहीं है, जैसे फूड में है, वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, पानी में है। पोल्यूशन का लेवल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो उससे जूझना है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। पोल्यूशन को कैसे ट्रीट किया जाए या फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, वो पॉलिसी मेकर्स का काम है या फिर बहुत बड़े लेवल का काम है, जिसमें हम लोग नहीं जा सकते। व्हाट वी कैन डू इज वी शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू गिव द सॉल्यूशन टू दिस। अगर लोगों को ये तकलीफ हो रही तो उसको हम आज के डेट में कैसे सॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी इस चीज का सॉल्यूशन दे पाए, और इस चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है, क्योंकि लास्ट 15 से 17 सालों में हमने जो भी आज तक 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया हुआ है, उसमें हमने ये सीखा है कि इस बिजनेस में चैलेंजेस क्या है। जैसे हम लोगों ने बड़ा सेंटर बनाया तो उसके चैलेंजेस क्या आते हैं, उसमें स्कोप क्या होता है, उसका ओवरऑल बिजनेस रिलेटेड चीजें क्या होती है, इसको हमने बहुत बारीकी से जाना हुआ है। और उसके बाद हम इसके फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, क्योंकि अब हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सर वो आप स्टैटिस्टिक्स भी आप मुझसे बीच में शेयर कर रहे थे अबाउट दी मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म जो लोग आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो वो स्टैटिस्टिक्स क्या थे? मैं आपको बताता हूँ। अराउंड 19 बिलियन डॉलर का टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म इंडिया में होता है हर साल। अब ये 2024 का डेटा है, और अराउंड 65% इसका एनुअल ग्रोथ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वेलनेस टूरिज्म किस हद से बढ़ रहा है। उसके अलावा एक डेटा ये है कि हर साल 2 मिलियन लोग फॉर जो ओवरसीज क्लाइंट्स है वो इंडिया में आते हैं। अच्छा, फॉर वेलनेस रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए, मतलब हर साल 2 मिलियन लोग आज भारत में बाहर के देशों से वेलनेस ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। अब वेलनेस का भारत में मतलब है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, इन्हीं ट्रीटमेंट्स के लिए। बाकी तो स्पा जैसी जो ट्रीटमेंट्स है वो तो हमसे बेहतर ट्रीटमेंट उनके पास है, वो लोग उसके लिए यहाँ नहीं आते हैं। वो मेनली आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स के लिए भी भारत में आते हैं। उसका बहुत बड़ा शेयर आज मार्केट में है। तो उसके सामने सेंटर्स सर कितने होंगे? बहुत गिने चुने सेंटर्स हैं आपके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। बहुत गिने चुने हैं, मतलब मैं अभी नंबर एक्चुअली बताना नहीं चाहता हूँ आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए उसके सामने ना के बराबर सेंटर्स हैं हमारे जैसे। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जैसे सेंटर, कई सारे सेंटर्स होने चाहिए, तब जाके हम इंडिया को वेलनेस का ग्लोबल हब बना सकें। तो सर बहुत ही अच्छी सोच है। आप फ्रेंचाइजी पे इस कंसेप्ट पर आप क्यों लेके जाना चाहते हैं? दिस इज द रीजन विच इज, आप इसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देख रहे हैं हिंदुस्तान के प्रति, लोगों के प्रति। सो आई रियली एडमायर दैट। अब सर क्योंकि आप इसको फ्रेंचाइजी पे लेके जा रहे हैं, तो एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से मुझे ये सोचना है कि जो फ्रेंचाइजी आपके साथ लेना चाहे या जुड़ना चाहे, वो क्यों सिर्फ तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस की फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े, ना कि कोई और सिमिलर अपॉर्चुनिटी के साथ। एक तो पहले ही मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन का, मतलब आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी और अलाइड जो साइंसेस है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उनको अंडर वन रूफ लाया जाए और उसको लोगों की ट्रीटमेंट की पहली चॉइस बनाया जाए। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, हम लोग फेको मॉडल पे काम करते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी
इन्वेस्टेड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे। मतलब इसमें इन्वेस्टर को सिर्फ इन्वेस्ट करना है, बाकी पूरा हेडेक जो है वो हमारा होता है ऑपरेशंस का। मतलब स्किलफुल ट्रेनिंग का, स्किलफुल मैन पावर से रिलेटेड से लेके पूरे ऑपरेशनल एसओपीज का, ये सारा का सारा जो एक्सपर्टीज है वो हमारा होता है। मैंने पहले भी कहा आपको कि लास्ट 17 सालों में हमने इस इंडस्ट्री में जो भी काम किया है उसमें पेशेंट मैनेजमेंट से लेके ऑपरेशनल मैनेजमेंट तक जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको हमने फाइन ट्यून किया हुआ है। अब हमें वो हर्डल्स नहीं है कि इसको सक्सेसफुली कैसे रन किया जाए ये समझने में। इसीलिए आज हम इस पोजीशन में है कि हम लोग इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए दे सकते हैं। मतलब इसलिए- फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स के लिए पहली चीज तो ये कि क्योंकि ये 360 डिग्री सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, जी। कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड योगा, जी and as well as he or she has to come as an investor only. जी ऑपरेशन तो सब कुछ, क्योंकि डेफिनेटली कई फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स को चिंता रहती है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं है, बराबर। यू नो। तो यस, यू आर राइटली सेड कि आप ड्राइविंग सीट अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से क्योर कर पाए विदाउट एनी एरर एंड एनी कॉम्प्रोमाइज Right. इन योर ट्रीटमेंट। राइट, करेक्ट। तो सर, आप अगर इतना डीप लेवल पर गए हैं तो मुझे एक सवाल अभी यहाँ पे ध्यान में आ रहा है कि सर क्या आपने कुछ, क्योंकि आप हिंदुस्तान लेवल पे इसको सोच रहे हैं एक्सपेंशन के बारे में, हैव यू आइडेंटिफाई एनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस आल्सो अक्रॉस इंडिया? आपने कुछ ऐसा होमवर्क किया है इसके रिलेटेड? ऑफ कोर्स किया है। मतलब हमने कुछ पॉकेट्स भी सोच के रखे हुए हैं पूरे इंडिया में कि वो जोग्राफिकल लोकेशन कैसा होना चाहिए एक किसी भी वेलनेस सेंटर के लिए, जहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी इजी हो, जो नेचर की ब्यूटी और सीनिक ब्यूटी भी उसको दे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ओवरऑल नेचर को अलाइन किए हुए ट्रीटमेंट करना, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसका एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि ये टाइप के लोकेशन हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मतलब एरिया पूछेंगे तो पैन इंडिया हम लोग कहीं भी काम करने के लिए आज की डेट में तैयार है। तो सर आपने बहुत सही बताया और आपकी बातों से मुझे भी लग रहा है कि ऑलरेडी, क्योंकि आपने जैसे पहले ही बताया कि हर घर में या हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं लोग कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ये देख के तो मुझे अभी लग ही रहा है कि जितने भी आप सेंटर्स खोलेंगे वो शायद कम ही पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मुझे ये है कि चूंकि आपने ऑलरेडी इतना होमवर्क करके रखा है, मैं जानना चाहूँगा कि हो सकता है काफ़ी लोग इन्वेस्टर देख रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को और उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सर ऐसी कौन सी प्रोफाइल या लोग आपने आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हु आर आइडियल फ्रेंचाइजी पार्टनर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? सो मेनली मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ तो जिनके पास हाई नेटवर्क और हाई नेटवर्थ है, सच इंडिविजुअल्स कैन थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी, क्योंकि इसमें आपके पास इनफ स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओज है, ट्रस्ट है, जो लोग एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना चाहते हैं और जिनके पास भी ये करने की क्षमता है, फंड है। नंबर 3 कॉरपोरेट कंपनीज जिनका अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबीइंग के लिए बजट है, दोज कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट देन बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो अपने बिजनेस का लैंडलॉर्ड्स है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं। कई सारे ऐसे हाई नेटवर्क लोग हैं जिनको आज मैंने पहले बताया जैसे कि इस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अगर आप करते हो तो आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। सो जब आप ये सोचते हो कि आपको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके बिजनेस करना है एज अ सोशल एंटरप्राइज, सो उन सभी के लिए दिस फ्रेंचाइजी मॉडल इज वर्थ डूइंग। सर बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप ये कंसेप्ट आप जो लॉन्च कर रहे हैं फ्रेंचाइजी वाला, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एंड लेट्स स्ट्रांगली बिलीव कि बाय द टाइम जब भी हम आगे अगला पॉडकास्ट वगैरह शूट करेंगे तब इसके बहुत सारे मल्टी सेंटर्स खुल चुके हों और बहुत 10,000 नहीं शायद 10 लाख लोगों को हम कैटर कर चुके हो, उनको क्योर कर चुके हो। ये बेस्ट विशेस के साथ सर विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन एंड टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस।
Audio Jungle.